आलम ये मिटाना यार, ये मिटा दो। जी आप हजरात निकाल लें। हाँ, चैप्टर नंबर 18 का जो हम सवाल कर रहे थे। कामयाब। पॉज करो ज़रा। अच्छा भाई, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी थी, टैक्सेशन माइनस कर दी थी और टैक्स लॉस माइनस कर दिया था। अच्छा मैं ज़रा रिवाइज करा दूं कि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस नहीं आया था, क्योंकि सवाल में देखें लिखा हुआ है कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटर व्हीकल वॉज इक्वल टू सेल प्राइस। एक कैरिंग वालों वैल्यू टैक्स वालों की थी, वो आपको पता है हमने निकाल ली थी, वो कुछ और थी। तो ये अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू थी। तो अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू वॉज इक्वल टू सेल प्राइस। तो जब अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस, तो इट मीन्स कि अकाउंटिंग वालों की नज़र में ना गेन आया था और ना लॉस आया था। एन अमाउंट ऑफ 40,000 इज पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइज़र, और ये खर्चों में पड़ी हुई है। एन अमाउंट ऑफ 40,000 इज पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइज़र ऑन 23 मार्च 2025। ये हमारे साल के अप्रैल की तनख्वाह उसको किसी ज़रूरत की वजह से एडवांस में लेनी पड़ गई है, क्योंकि वो पैसों की असल ज़रूरत में था और 23 मार्च को पाकिस्तान डे होने की वजह से बैंक बंद थे, तो हमने उसको पेमेंट कैश में कर दी है। तो बस मेन बात एक ही लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ 40,000 पेड एज सैलरी इन कैश। तो 25,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में पे नहीं हो सकती। तो ये कैश में पे हो गई है और ख़र्चों में पड़ी हुई है, तो इसको उल्टा दें। सैलरी पेड इन कैश 40,000। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि सिर्फ एक महीने की तनख्वाह में मसला है। मार्च में बैंक बंद थे, तो हमने उसको अप्रैल की तनख्वाह एडवांस में दे दी कैश में। कैश में तनख्वाह नहीं दे सकते 25,000 से ऊपर की। जी वही वाला न्यूमेरिकल है, पेज 406 पर। तो इसमें बाकी सारी फिगर्स तो वही थी जो हमने लिख ली थी। आगे चलें। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च। खुद साइंटिफिक रिसर्च हम कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। एट इंक्लूड, मैंने तो कहा था फुल स्टॉप वाली फिगर्स इंक्लूड होती हैं, लेकिन आगे उसने बता दिया एट इंक्लूड, यानी दोबारा इंक्लूड लिख दिया। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 8,80,000 की तनख्वाह साइंटिस्ट को दी है, 2,30,000 का उन्होंने लैब में मटेरियल इस्तेमाल किया रिसर्च के दौरान, और 7 लाख रुपया अपने कंपनी एक चाइना वाली को दिया है ताकि वो हमारे रिसर्च में हेल्प करें चाइना से। तो चाइना से मदद मांगी है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। अब सवाल ये राइज होता है कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था पेज 149 पर। लिख लें पेज 149। A deduction will be allowed for scientific research, salaries, rent, material, जो कि पूरा का पूरा खर्चा पाकिस्तान में होना शर्त है। तो जितना खर्चा चाइना में हुआ वो माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बाकी खर्चा जो पाकिस्तान में हुआ वो माइनस करने की इजाज़त है। तो हम कुछ इस तरह कहेंगे कि
खर्चों में 8,80,000 पड़ा है, अच्छा किया माइनस कर लिया। खर्चों में 230 पड़ा है, अच्छा किया माइनस कर लिया। खर्चों में 7 लाख पड़ा है, बुरा किया माइनस कर लिया। तो इन दोनों को डैश डाल के इग्नोर कर देते हैं और इसको ऐड बैक कर देते हैं। फुल स्टॉप के बाद में मैं पढ़ता हूं। ऐड बैक कर दें क्या क्या, सैलरी ना करें ऐड, बल्कि जीरो लेस डाल के शो कर दें। जो अलाउड चीज होती है, अच्छा किया माइनस कर लिया, इसे दोबारा माइनस ना करें। किसकी सैलरी? साइंटिस्ट की। फिर लेस कर दें मटेरियल का खर्चा, अच्छा किया माइनस कर लिया, इसे भी इग्नोर कर दें। लेकिन ऐड बैक कर दें चाइना वाला खर्चा, 7 लाख। तो बाकी दोनों खर्चे अलाउड थे, उनमें कोई मसला नहीं था। ये वाला खर्चा नॉट अलाउड था, इसको ऐड बैक कर दें। ले आओ। ये खर्चा इनटेंजेबल के तौर पे हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमारा ख्याल है कि इसको 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं आना। ये रिसर्च से जो चीज़ें बनेंगी वो थोड़े अरसे में हम 2-4 महीने बेच के बस क्लोज़ कर देंगे, फिर कभी दोबारा रिसर्च कर लेंगे। इस खर्चे को हमने इंटेंजेबल इसलिए नहीं बनाया कि इसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा का नहीं आना। खुदा ना खास्ता पेपर में लिखा होता दिस खर्चा इज टू बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल, दिस खर्चा इज टू बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल। अगले सफ़े पे जगह खाली है, वहां लिखें दिस खर्चा, किताब पे दिस खर्चा इज टू बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल, किताब पे अगर ये लिखा होता एंड is to be amortized over 5 years, क्योंकि अगर एक चीज को वो इंटेंजिबल बनाएगा तो फिर हमें लाइफ भी देगा। अगर ये लिखा होता तो मैं क्या करता? अच्छा देखिएगा, रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें ना एक्सपेंस होती हैं बाय नेचर। लेकिन हमने एक अजीब सी बात पढ़ी थी, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन जाके देखिएगा घर में, वहां एक बात लिखी उन्हें, एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड अ बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर इज ऑल्सो इंटेंजिबल। इसलिए क्लास में कैरेट लिमिटेड वाला मैंने सवाल किया था पास पेपर का, थ्योरी का, बिजनेस के चैप्टर में, क्वेश्चन 30 था शायद। उसमें मैंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट को आप 10 सालों में 15 साल जो भी लाइफ दी हुई थी उस पर अमोर्टाइज करें। तो टैक्स वाले बड़े अजीब हैं, ऐसा खर्चा जो कभी कभी 1 साल से ज़्यादा का फायदा दे उसको इंटेंजिबल बना के अमोर्टाइज भी करवा देते हैं। खुदा ना खास्ता इस सवाल में लिखा होता है इस खर्चे को आपने इंटेंजिबल बनाना है। अभी तो क्या लिखा हुआ है अल्लाह का, अभी जो मैंने सॉल्व कर दिया उधर वो सही है। क्यों? अभी क्या लिखा होता है, इस खर्चे को इंटेंजिबल ना बनाओ, बट ठीक है नहीं बनाया हमने, अल्लाह का, मैंने तो अमोर्टाइजेशन चार्ज की क्योंकि इसका फायदा 1 साल के अंदर अंदर ही आ जाना है। लेकिन अगर इधर लिखा होता कि इसका फायदा 1 साल से ज्यादा आना है और इसको इंटेंजिबल बनाओ, तो पता है क्या करते, जरा देखिएगा, तो हम कुछ चीजें ऐड करते, फिर कुछ चीजें लेस करते। सबसे पहले सैलरीज को उल्टाते, क्योंकि ये पूरा खर्चा है
जो आपने खर्चों में डाल दिया, हालांकि ये एसेट है, फिर इसने 5 साल का फायदा देना है, तो ये उस तरह की एडजस्टमेंट बनती। उल्टा दें सैलरीज को, कितना 880। उल्टा दें मटेरियल की कॉस्ट को, कितना 3230। उल्टा दें चाइना वाला खर्चा 700। दिस खर्चा इज टू बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल। ओए मैंने तो खर्चे में डाल दिया था, इसलिए मैंने उल्टा दिया। ये कब करते, जब ये लिखा होता और अब मैं इसकी क्या माइनस करता। लेकिन प्लीज कॉस्ट में आपने सिर्फ पहली 2 चीजें लेनी है, क्योंकि चाइना वाला खर्चा तो डेड है, ये खर्चा हमारा है ही नहीं, ये खर्चा जेन्युइन नहीं है, ये फेक खर्चा है। लॉ की नज़र में ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता। अगर वैसे माइनस नहीं हो सकता तो अमोर्टाइज करके कैसे माइनस हो सकता है? कभी भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट अलाउड एट ऑल है। बाकी ये दोनों खर्चे आप एसेट बनाएं और इनको अमोर्टाइज भी करें। मैं कर रहा था मैं, हाँ 222। अगर क्या लिखा होता तो क्या होता? अगर लिखा होता कि इन दोनों ने फायदा 5 साल देने, तो फिर फौरन खर्चे में डालते या आहिस्ता आहिस्ता? एक्सपेंसेस इंक्लूड लिखा हुआ, खर्चे में डल गया। उल्टा दें, उल्टा के इनकी मोटिवेशन माइनस कर दें। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ हमारे सवाल में, इसलिए मेरे ख्याल से हमारे सवाल की तरफ वापस आते हैं। ये पता नहीं, ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि बाज़ार चीनी लेने जाएं और पार्क में खेलने चले जाएं, वापस आ जाएं। तुम किधर निकल गए थे? तोबा तोबा करके वापस आ जाएं। तोबा तोबा तोबा। हमारे सवाल में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारे सवाल में तो ये इंटेंजिबल नहीं है, इसलिए हमारे सवाल में मैंने इन दोनों खर्चों को इसी साल माइनस खर्चे में जा चुके हैं, कोई मसला नहीं। मैंने कहा बस ठीक है, ये तो इंटेंजिबल बनेगा ही नहीं। आगे आपको पता है, अब एंड पे सारी आसान एडजस्टमेंट्स पड़ी होती हैं। ये खर्चा है 6.5 लाख रुपए का, आपने प्लॉट खरीदने के लिए पे किया उसकी इंस्टॉलमेंट। तो बता दें प्लॉट का खरीदना, जाने प्लॉट का खरीदना क्या ये आपका खर्चा है या प्लॉट का खरीदना आपका एसेट है? ओए खर्चा इंक्लूड पेमेंट। प्लॉट की इंस्टॉलमेंट खर्चों में जानी चाहिए? नहीं। वैसे प्लॉट की इंस्टॉलमेंट ना प्लॉट अकाउंट में भी नहीं जाती, प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जाती है एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये एक ऐसा टाइप अकाउंट होता है। लेकिन इन एनी केस ये खर्चा नहीं है बिजनेस का प्लॉट खरीदना। इसको क्या कर दें? उल्टा दें, प्लॉट की पेमेंट। लेकिन इसको रिक्लासिफाई करके डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि ये प्लॉट है, कोई बिल्डिंग नहीं है, और वैसे भी इंस्टॉलमेंट पे हो रही है जी। अगर प्लॉट की पूरी कॉस्ट होती करोड़ रुपया, वो भी उल्टा देते, और अगर प्लॉट की कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट का थोड़ा सा हिस्सा पे किया है, वो भी उल्टाना ही है। तब भी उल्टाते, तब डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज ना करते जब तक प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग ना बन जाए, और वो फिर डेप्रिशिएट तो फिर भी ना करते। परचेज ऑफ, बोलो सॉरी, परचेज ऑफ वर्थ रुपीज 2,25,000। कितनी महंगी आई है? नहीं, एक से ज्यादा बकरे हैं, 2,25,000 के बकरे लिए हैं, कुर्बानी करनी है ऑन ईद उल अज़हा। अगर लिखा होता परचेज ऑफ बकरे फॉर एनुअल गेट टुगेदर ऑफ एम्प्लॉइज, फिर तो उनको ज़िबा करते और खर्चा माइनस करते। अभी क्यों घर बकरे खरीदे हैं?
फॉर कुर्बानी। कुर्बानी बिजनेस की होती है या ओनर का जाती खर्चा है? वो और बात है, हमने पेमेंट जो है वो बकरा मंडी में कसाई को बुला के कहा यार अपना बैंक अकाउंट बता, उसे क्रॉस चेक बना के दे दिया, वो और बात है, फिर हम उससे भी क्रॉस चेक दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चा ही जाली है तो चेक से भी पे कर दो तो आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। तो ये बिजनेस का बहुत 2 नंबर किस्म का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये जेन्युइन खर्चा आपके घर का है। कहां डाला हुआ है आपने? बिजनेस एक्सपेंस में। इसे क्या करें? और अगर लिखा होता दीज बकरा आर फॉर एनुअल गेट टूगेदर ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ठीक था। हाँ, पर्सनल एक्सपेंडिचर का लिस्ट लिख दें ज्यादा अच्छा, ठीक है। इतना टाइम होता होगा पेपर चेक करने वाले के पास कि आपकी इधर उंगली अंग्रेजियां पढ़ता होगा? होता होगा, मेरे ख्याल से पढ़ता होगा, साथ साथ वो पढ़ता होगा। या उससे ऐसा भी होता हो कोई फिगर अगर एकदम सही आ जाती हो, वो फिर शायद टिक ही कर देता होगा इतना अंग्रेजी पढ़े बगैर। लेकिन क्या जिम्मेदारी की यहाँ फिगर सही आए, इसलिए लिख दिया करें आप क्या कर रहे हैं। डोनेशन है 10 लाख की, अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट इदारों को दी है। इंक्लूड कितनी है? 10 लाख। 10 लाख की डोनेशन नॉन प्रॉफिट इदारों को दी है। इसमें से 40% डोनेशन आपने 13वें शेड्यूल वालों को दी हैं, यानी से इसमें से 4 लाख 13 शेड्यूल वालों को दी है, और इसमें से 6 लाख अदर नॉन प्रॉफिट इदारों को दी है। पागल बना रहे हैं हमें, सारे नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, तो ये हमें पागल बनाया इसने कि इस इतनी उसको, इतनी उसको, और इसकी इतनी, और वो हद होती है। पागल समझा हुआ हमें, हमें अपने जैसा समझा हुआ है। सेक्शन 61 में हमने पढ़ा था कि चैरिटेबल डोनेशन नॉन प्रॉफिट इदारों को 100C सेक्शन में भी दी जा सकती है, 13वें शेड्यूल वालों को भी दी जा सकती है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इदारे 13वें शेड्यूल वाले हैं या अदर नॉन प्रॉफिट इदारे हैं। जब हैं नॉन प्रॉफिट इदारे तो बस इट मींस कि ये खर्चा बिजनेस का खर्चा तो इन एनी केस नहीं है, लेकिन इसको रिक्लासिफाई जरूर करेंगे। उल्टा दें डोनेशन और फेस पे लाकर री क्लासिफाई करेंगे, इसका टैक्स माफ करेंगे। बिजनेस का खर्चा ये नहीं केस नहीं है। रिक्लासिफाई। अच्छा, रिक्लासिफाई सब तभी कर सकेंगे जब ये पेमेंट्स क्रॉस चेक में की हो। हाँ शुक्र है क्रॉस चेक में हुई है, फ्री टैक्स रेट मार दो। और अगर ये पेमेंट्स कैश में की होती तो यहां तो उल्टा देते, लेकिन फेस पे जाकर फिर टैक्स रेट ना मिलता आपको। यहां तो इन एनी केस उल्टाना है, क्योंकि इन एनी केस ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। अदर इनकम में पड़ा है 7,20,000 रिसीव्ड। अदर इनकम वाली चीजें ना प्रॉफिट तक पहुंचते हुए प्लस होगी होती हैं। अदर इनकम में पड़े 7,20,000 रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स रिफंड रिलेटेड टू 3 साल पहले। 3 साल पुराना टैक्स रिफंड मिला है। पहले इसे जरा उल्टाएं, 3 साल पुराना टैक्स रिफंड मिला है। अदर इनकम वाली चीजों को उल्टाने के लिए ना लेस करते हैं। जैसे अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा होता था, कैपिटल गेन पड़ा होता था, रिफंड कितना, इसको जरा उल्टाएं। उल्टाना किसको होता है? जिसके साथ इंक्लूड लिखा है उधर ही रखो। रिफंड को उल्टाएं, किधर आए? इट इंक्लूड एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 80,000 ड्यू टू डिले इन टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड डिले किया जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पेमेंट हमें मिली 80,000 की। अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिलेड रिफंड इनकम में नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर
एडिशनल पेमेंट अदर सोर्स में जाती है। इसलिए हमने सवाल में मिला था लेट पेमेंट के ऊपर 8.4, हमने 8 का कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ 0.4 को इनकम में डाला था। असल में ये जो बाकी पैसे आपको मिल रहे होते हैं वो आपके ही पैसे आपको मिल रहे हैं वापस रिफंड, तो भैया आपकी इनकम नहीं है। आपने कॉलेज को फीस जमा कराई, किसी वजह से सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, आपको ही पैसे वापस मिल गया, आपको खुशी नहीं होगी क्योंकि मेरा ही पैसा था मुझे वापस मिल गया, इसलिए कोई इनकम नहीं है। लेकिन इस पर एक टॉपिंग पड़ी हुई थी, डेट विल बी योर इनकम, तो रिक्लासीफाई ना लिखें, आप कर दें साथ ही रिक्लासीफाई। एडिशनल पेमेंट, उल्टाते हुए याद रखिएगा उस फिगर को उल्टाना है जिसके साथ इंक्लूड लिखा हुआ है, और रिक्लासीफाई करते हुए याद रखिएगा टैक्स वालों के रूल्स क्या पड़े हुए हैं। टैक्स वाले चाहते हैं कि बस एडिशनल पेमेंट इनकम में आए। वर्किंग 2 पहले हो चुकी है, वर्किंग 7। आगे चलें। अदर इनकम इंक्लूड कैपिटल गेन ऑफ 430 एंड 250। ऐड क्यों? अदर इनकम तो पॉजिटिव टाइप चीज है, अदर इनकम में पड़ा है कैपिटल गेन, कितना? 430 और 250। उल्टाना कितना होता है? जिसके साथ इंक्लूड लिखा है। अदर इनकम में पड़ा है 430 और 250। ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ये तो प्राइवेट कंपनी बनेगी, कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट, तो इसे रिक्लासिफाई करें। कितना? ये क्या किया मैंने, उल्टा के ऐड कर दिया, तो फायदा क्या हुआ मुझे? उधर माइनस किया 430, इधर ऐड कर दिया 430। बिजनेस इनकम नहीं है तो उल्टाकर इधर ऐड कर दें। और अगले कौन से शेयर्स हैं? पब्लिक लिस्टेड। अगले कौन से शेयर्स हैं? पब्लिक लिस्टेड। तो पब्लिक लिस्टेड क्या चीजें हैं बोलें? सिक्योरिटीज। इनका क्या करें? इनका कैपिटल गेन, बट उल्टा दिया उधर से, इधर डाल दें 250। तो इनकम्स उल्टाकर ऐड कर देनी होती है किसी जगह पे। जैसे 720 उल्टाया लेकिन ऐड सिर्फ 80 की है क्योंकि इसमें मुझे 80 ही इनकम थी मेरी। बोथ आर परचेज्ड ऑन जेकम जनवरी 23। इसका देख लेते हैं क्या करना है। बोथ आर परचेज्ड ऑन जेकम जनवरी 23। आगे चलें। ओके, इट्स ओवर। मैं अब न्यूमेरिकल का फेस नहीं बना रहा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि एक एओपी का न्यूमेरिकल करना है।
न्यूमेरिकल के फेस में सिर्फ दो चीज़ें एक्स्ट्रा होनी है, वो क्या, सिक्योरिटीज का टैक्स अलग से निकलेगा और टैक्स क्रेडिट एक माइनस होना है। तो सारा अब हम देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस मुझे बता दें कितनी है। हाँ जी, व्हाट इज दिस, बोलो। इनकम फ्रॉम बिजनेस परेशान क्यों। 13680, व्हाट इज दिस। कोई आपका नोज पकड़ के गए, व्हाट इज दिस, परेशान तो नहीं होना। माय नोज, बदले में उसका नोज तो नहीं पकड़ लेंगे। कामयाब एंटरप्राइज, काम ना कर का कामयाब। इनकम फ्रॉम बिजनेस 13680, कैपिटल गेन 430, लेकिन सेपरेट ब्लॉक 250, 430 250 सेपरेट ब्लॉक, और 80 क्या माइनस कर दूं, सेपरेट ब्लॉक 250। जो भी इनकम आएगी इस पे किस चैप्टर पे रेट लगा दें, चैप्टर 4 में। चैरिटी है 1 मिलियन की, याद होगा, रिक्लासिफाई करनी थी, ए ओवर बी इंटू सी करके इसका टैक्स निकला। इसके बाद ऐड किया करें सेपरेट ब्लॉक, पहले फॉरेन टैक्स रेट माइनस, फिर चैरिटी माइनस, फिर सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स। अब सेपरेट ब्लॉक हैं शेयर्स ऑफ हिम्मत लिमिटेड 2.5 लाख रुपया। इसके लिए मुझे सवाल में जाना पड़ेगा। होल्डिंग पीरियड नहीं गिनना होता सिक्योरिटीज का, अगर 1 जुलाई 22 से पहले खरीदी है, लेकिन अगर 1 जुलाई 22 के बाद खरीदी है तो होल्डिंग पीरियड भी देखना होता है। ये हमारी 1 जुलाई 22 के बाद खरीदी है, खरीदने की डेट, खरीदने की, इसलिए होल्डिंग पीरियड भी देखना है। इसलिए होल्डिंग पीरियड भी देखना है। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 25, 2 साल के बाद और 2.5 साल के अंदर अंदर, तो ये 2 से 3 साल के दरमियान बिकी हैं। डेट ऑफ परचेज कब की है, बिफोर 1 जुलाई 22, इट मींस, सॉरी आफ्टर, मैं पहले भी बिफोर बोल रहा था, मादरत, आफ्टर। डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 22 के बाद, तो इस वजह से इनका होल्डिंग पीरियड भी देखना। ये कैपिटल गेन के चैप्टर में सफा है। अगर सिक्योरिटीज खरीदी है 1 जुलाई 22 के बाद तो होल्डिंग पीरियड देखना है, तो 2 साल के बाद और 3 साल के रेट कितना, 10%। तो ये अगली बात थी जी, 2.5 लाख पर 10%, 25,000। चैप्टर नंबर 12 एओपी। पेज 263। बस ये देखना है, आपने नोट नहीं करना। फरहान कामरान एंड रेहान आर पार्टनर्स ऑफ एन एओपी एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एओपी एंड इट्स मेंबर फॉर टैक्स ईयर 2020। एओपी एंड अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स टू इट पार्टनर्स। फिर कामरान का जाती न्यूमेरिकल है, फिर रेहान का जाती न्यूमेरिकल है, फिर फरहान का जाती न्यूमेरिकल है। एओपी का न्यूमेरिकल बस छोटा सा ही है। एओपी ने कमाया 20 लाख, लेकिन फॉलोइंग पेमेंट्स करके, यानी ये खर्चे हैं ओपी के। अल्लाह का शुक्र है ये पार्टनर्स की पेमेंट है सारी, और सारी नॉट अलाउड हैं। चाहे पार्टनर को सैलरी दें,
चाहे कमीशन दें, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है जो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लाते हैं ना, वो थोड़ा सा उस पर इंटरेस्ट मांगते हैं, लेकिन ये भी पार्टनर को पेमेंट है। सारी चुप करके उल्टा दें, चुप करके सारी उल्टा दें। मैं सवाल नहीं खोल रहा, प्रॉफिट बताएं। 2 मिलियन। अच्छा जी, ऐड रेड मार्कर पकड़ लें क्योंकि ये आपको पता है इसका कुछ करना भी होता है आगे। सैलरी किस किस की? फरहान, रेहान। और इंटरेस्ट फरहान, बताएं, शुरू से बताएं। 1000, 800, 600, 500, 400, 300। नहीं 4600 तो नहीं है, 5600। देख लो ज़रा बाकी भी। 5600 आ गई। ये किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? एओपी का। अब एओपी का फेस बना दें। एओपी के न्यूमेरिकल का क्या बना दें? फेस। एओपी इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलें 5600। यही 5600 टैक्सेबल इनकम। घर जाके चैप्टर 4 पे इस पे क्या लगा लीजिएगा? टैक्स। अब किसका न्यूमेरिकल शुरू करें? फरहान, कामरान और रेहान के न्यूमेरिकल से पहले कोई काम करना हो। एक्सेलेंट। डिविजिबल इनकम याद है? ये पार्टनर के न्यूमेरिकल के लिए है, इसको अलग रखेंगे। ये पार्टनर के न्यूमेरिकल के लिए वर्किंग 2 डिविजिबल इनकम। फरहान, कामरान, रेहान और टोटल। इधर क्या आएगा किसी को पता है? एक्सेलेंट। 5600। कौन सा वाला? ये वाला जिस पे चैप्टर 4 का रेट लगना है। इधर आ गया 5600। सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयर। सैलरीज इधर पड़ी हुई है 1000, 800, 500, 1200। ये टोटल आ गया। वो पता है क्या चल रहा है? बैलेंसिंग 2000। क्योंकि बच्चा बता सकते हैं 2000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, क्या जवाब आ रहा है? 2000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, 400। जी 1300। ये फिगर्स किस किस के न्यूमेरिकल में यूज हो जाएंगी? फरहान, कामरान और रेहान। डन। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको नोट करने दूं, तो तस्वीर खींच लीजिएगा। अच्छा, अब मैं ना सिर्फ एक बंदे का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर रहा हूँ। कामरान, फरहान आपने घर में करने, मैं रेहान करके देने लगा हूँ। कामरान, फरहान में इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा अगर आप रेहान वाला समझ लेंगे। आपको पता है वो ज़्यादा वाली कम वाली इनकम एओपी के न्यूमेरिकल में करते हैं या इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कम वाली इनकम और ज़्यादा वाली इनकम। किसका न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने लगा हूँ? रेहान का। रेहान ने नेट डिविडेंड कमाया 1,02,000
और उस पर टैक्स कटा हुआ है 15%। सही है, सही है। कितना आ गया? 1,20,000 शहजादे ने हमारे डिविडेंड कमाया, इसके अलावा कोई गुल नहीं खिलाया। टोटल इनकम करें एक यार ज्यादा कर दी, 120 लेस ज़कात नहीं, ज़कात नहीं, पहले माइनस करते होते हैं FTR। इस पे अलग रेट है ना, अब इनकम ही एक है बेचारे की, इस पे अलग रेट है। जी बोलें 1। अब ज़कात माइनस करनी है, लेकिन ज़कात है ही नहीं, सब्र करें, याद आ जाएगा चीज़ें, आप लोगों को जल्दी पड़ी हुई है। टैक्सेबल इनकम बोलें 0। अब डबल अंडरलाइन नहीं लगानी, अब क्या करना है? ऐड शेयर फ्रॉम AO, इसे टैक्सेबल इनकम बोलते हैं और इस वाली को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। जी, इसका शेयर बोलें, ढूंढे जरा, दरमियान में पड़ा हुआ है कहीं। कौन? रेहान है। कितना है? 1300। दोबारा निकालें जरा टैक्सेबल इनकम, 1300। अब क्या करें? क्लोज कर दें इसको। इस पे क्या निकालें? फिर एक्चुअल टैक्स याद है? कोई याद है थोड़ा बहुत? यार मुझे बताएं, अगर मैं यहां लिख दूं कि टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? अगर 1300 पे मैं 70 रुपए टैक्स निकाल लूं, फिर मैं कहूं 70 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो जब कम वाली इनकम ही 0 है तो कम वाला टैक्स ही कितना आना है? तो आई कैप भी शायद इसी तरह करते हैं, आप लोग भी अगर कर दें तो कोई मसला तो नहीं। व्हाट इज ज्यादा वाली इनकम? इस पे कुछ ना कुछ टैक्स बनेगा, आप चैप्टर 4 में जाके निकाल सकते हैं, अगर टाइम हो पेपर में तो निकाल भी लीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं। फिर 1300 पे टैक्स इधर लिखिएगा, लेकिन जिंदगी में पता नहीं बचपन में अब्बू सिखा देते हैं, बेटा सिफर से ज़रब देखे ना, बेटा सब सिफर हो जाता है। तो जो भी फिगर आएगी इससे आप डिवाइड करेंगे 1300, ज़रब 0, तो नो, इसकी नो नीड, और फिर एक्चुअल टैक्स 0। अब एक छोटा सा काम आपने घर जाके करना है, वो मैं कल कराऊंगा। डिविडेंड का टैक्स ऐड करके लेस कर दीजिएगा, डिविडेंड का टैक्स ऐड करके, वो तो डिविडेंड का बनता है ना, इसको निकाला हुआ है, वो ऐड करके लेस कर दीजिएगा, वो इंशाल्लाह मैं कल करा दूंगा, दूसरी क्लास में भी कराना है। तो ये आप 2 तस्वीरें खींचनी है। मैंने क्यों नहीं टैक्स निकाला 1300 पे? क्योंकि कम वाली इनकम 0 है, तो फिर फायदा कोई नहीं, लेकिन फॉर्मेट बना के एग्जामिनर का जरा तसल्ली करा दें। ये एल है, चौकन पूरा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पेज नंबर लिख लेने दो, ऐसे तस्वीर खींचोगे, पेज नंबर छोड़े, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप लोग आगे बड़ी बात है। पेज 263 खेलें तस्वीर। अब्दुल्ला को बुलाएं, चलें पहले वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें। भाई लुट मचा देनी है हमने 3 दिन आगे न्यूमेरिकल कर करके, सोच है आपकी। अच्छा, चैप्टर नंबर 18 का कौन सा न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था? हाँ 19, दूसरी क्लास में बताया था, ऊपर वाली क्लास में बताया था, नीचे वाली में तो बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में है, सुल्तान वाला, चैप्टर 18 का। ले जाइए साथ वाले को, बंद कर दो।